प्ले है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये जो प्ले है वो लगभग 1599 के आसपास लिखा गया था, 1599 में लिखा गया था। और ये जो प्ले है वो एक रोमन प्ले की कैटेगरी में आता है। मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए 37 प्लेज में से 3 जो प्लेज हैं उनको रोमन प्लेज की कैटेगरी में रखा जाता है। एक है आपका जूलियस सीजर, दूसरा है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और तीसरा हमारा है कोरियोलिनस। तो ये जो 3 प्लेज है हमारे ये जो है रोमन प्लेज की कैटेगरी में आते हैं। तो जूलियस सीजर इज वन ऑफ द रोमन प्लेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर एंड दैट वाज रिटन इन 1599। ये एक ट्रेजेडी है व्हिच इज बेस्ड ऑन द रोमन वॉरियर। द नेम ऑफ द रोमन वॉरियर इज जूलियस सीजर। तो प्ले को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो पॉइंट्स हैं, और ये जो प्ले है जूलियस सीजर 1599 में लिखा गया था, लेकिन ये जो पब्लिकेशन ईयर है इसका वो विलियम शेक्सपियर का जो प्लेज है उनके कलेक्शन का फर्स्ट फोलियो जब आया था 1623 में, ये जो प्ले है वो तब पब्लिश हुआ था। तो इसका परफॉर्मेंस ईयर भी सेम है 1599, सेम ईयर में लिखा गया था और इसी समय पर इसको परफॉर्म किया गया था, और इसका पब्लिकेशन 1623 का है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हम नोट कर लेंगे। तो हमारा जो जूलियस सीजर में पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले तो आप एक हेडिंग नोट कर लीजिए। इसमें हेडिंग है आपका जो प्ले है आज का वो है जूलियस सीजर। हेडिंग नोट कर लीजिएगा, जूलियस सीजर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे वो जेनर, प्ले का जो जेनर है वो क्या है, व्हाट इज द जेनर ऑफ द प्ले। तो आपको पता होगा कि ये जो जूलियस सीजर है वो एक ट्रेजेडी है। तो जेनर ऑफ द प्ले इज ट्रेजेडी। नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें नोट कीजिएगा, द रिटन ईयर इज 1599, 1599। दूसरा पब्लिकेशन ईयर इज 1623, 1623, 1623। ये जो प्ले है मैंने आपको बताया, इस प्ले के कैरेक्टर्स हम नोट कर लेंगे। प्ले के कैरेक्टर्स नोट कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे कि जो प्ले है वो ट्रेजेडी है, रोमन ट्रेजेडी है। इस प्ले का जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है रोमन वॉरियर है एक हमारा, जिसका नाम है जूलियस सीजर। रोमन वॉरियर है, ये एक रोम का एक नॉबल मैन है जिसने अभी अभी एक वॉर क्या है लड़ा है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ बैकग्राउंड क्या है। एक्चुअल में रोम की जो जनता है वहाँ पर एनार्की है। एनार्की का मतलब जो है जहाँ पे कोई प्रॉपर किसी किसी प्रॉपर व्यक्ति का राज्य नहीं होता है, यानी कि देयर इज नॉट अ सिंगल रूलर या फिर कोई रूलर नहीं है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला, लॉ एंड ऑर्डर देखने वाला कोई भी नहीं है। जिस राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर ये देखने वाला कोई नहीं होता है, जहाँ का कोई राजा नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लीडर नहीं है, तो उस जगह को क्या कहा जाता है, यानी कि उस एक तरह से उस कंडीशन को, उस व्यवस्था को कहा जाता है एनार्की, अराजकता इसको हिंदी में कहा जाता है। तो जो रोम है वो लगभग 44 BC के आसपास की जो बात हुई है, स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई प्रॉपर रूलर नहीं है, कोई प्रॉपर राजा नहीं है। तो यहाँ पर एक रोम का एक नॉबलमैन है, बहुत ब्रेव लीडर है, बहादुर वॉरियर है, जिसका नाम है जूलियस सीजर। और ये जो स्टोरी है, ये जो प्ले है वो जूलियस सीजर पर बेस्ड है, जूलियस सीजर के असैसिनेशन पर बेस्ड है, उसके हत्याकांड पर बेस्ड है। तो पहला जो हमारे पास कैरेक्टर है दैट इज जूलियस सीजर। उसमें आप नोट कर लीजिएगा, ही इज अ रोमन वॉरियर और द नोबलमैन। ही इज द रोमन वॉरियर और द नोबलमैन ऑफ रोम। दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास
दूसरा जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है मार्कस ब्रूटस। मार्कस ब्रूटस, अनदर कैरेक्टर इज मार्कस ब्रूटस। मार्कस ब्रूटस जो कैरेक्टर है यहाँ पर, वो एक तरह से क्लोज फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है किसका, जूलियस सीजर का। और वो भी एक नोबल मैन है रोम का। तो ही इज अ क्लोज फ्रेंड और द डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है कैल्पुनिया। कैल्पुनिया, CALPURNIA, कैल्पुनिया। कैल्पुनिया जो यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर है, शी इज द वाइफ ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर की वाइफ है कैल्पुनिया। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टर है दैट इज पोर्शिया, PORTIA, पोर्शिया। पोर्शिया इज द वाइफ ऑफ ब्रूटस। तो देखिए जूलियस सीजर की वाइफ हो गई कैल्पुनिया और मार्कस ब्रूटस की वाइफ हो गई पोर्शिया। तो ये चार कैरेक्टर्स हमारे हो गए हैं इस प्ले में। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो नोट कीजिएगा, दैट इज कैशियस। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास कैशियस। नेक्स्ट कैरेक्टर इज कैशियस। देखिए ये जो कैशियस है यहाँ पर, वो एक तरह से एक कैशियस की अगर हम बात करें तो ये भी एक मतलब रोम का ही एक सिटीजन है, बट ही इज द ओपोनेंट ऑफ जूलियस सीजर। ये जूलियस सीजर का ओपोनेंट है, मतलब उसके अपोज में है। कॉन्स्पिरेट कॉन्स्पिरेट जो मैंने आपको बताया जूलियस सीजर का हत्याकांड जो हुआ था, असैसिनेशन जो हुआ था, उस पर बेस्ड ये प्ले है। तो ये एक्चुअल में ये जो प्ले है दिस इज बेस्ड ऑन प्लूटार्क्स लाइव्स। ये जो जो है थॉमस लॉज का प्लूटार्क्स लाइव्स है उस पर बेस्ड है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल जो ये कैरेक्टर है कैशियस, ओपोनेंट है किसका, जूलियस सीजर का। एक्चुअल में जो कॉन्स्पिरेसी हुई है हत्याकांड के लिए जूलियस सीजर की, उसमें ये भी शामिल है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हमारे पास वो है कास्का। कास्का इज आल्सो द सिटीजन और द ओपोनेंट ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर, कास्का। कास्का, कास्का इज द ओपोनेंट ऑफ जूलियस सीजर। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी, मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी एक्चुअल में जो है एक तरह से जूलियस सीजर का दोस्त ही है, मार्क एंटोनी। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है लैपिडस। लैपिडस, लैपिडस भी जो है एक नोबल मैन है रोम का। और एक और कैरेक्टर है इसमें हमारे पास ऑक्टेवियस सीजर। देखिए डोंट नीड टू बी कंफ्यूज बिटवीन जूलियस सीजर एंड ऑक्टेवियस सीजर। जूलियस सीजर ही इज अ रोमन नोबलमैन जो कि एक वॉरियर भी है। उस नोबलमैन ने, उस वॉरियर ने एक बेटा गोद लिया हुआ है जिसका नाम है ऑक्टेवियस सीजर। तो ऑक्टेवियस सीजर इज द एडॉप्टेड सन ऑफ जूलियस सीजर। ऑक्टेवियस सीजर यहाँ पर क्या है, जूलियस सीजर का एडॉप्टेड सन है, एडॉप्टेड बेटा है, एडॉप्ट किया हुआ बेटा है। तो यहाँ पर देखिएगा तीन कैरेक्टर्स हमारे पास जो है ऑक्टेवियस सीजर, मार्क एंटोनी एंड लैपिडस। लैपिडस, मार्क एंटोनी, ये दोनों रोम के सिटीजन्स हैं। ऑक्टेवियस सीजर जूलियस सीजर का गोद लिया हुआ बेटा है। तो जो कैरेक्टर्स हैं मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। पहला हो गया जूलियस सीजर, दूसरा है कैल्पुनिया, तीसरा है मार्कस ब्रूटस, फोर्थ है हमारे पास पोर्शिया, उसके बाद है कैशियस, कास्का, मार्क एंटोनी, लैपिडस एंड ऑक्टेवियस सीजर। सो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स। इसमें दो कैरेक्टर्स और भी हैं, आप नोट कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रिब्यून्स। ट्रिब्यून्स, इनको ट्रिब्यून्स कहा जाता है, फ्लेवियस एंड मैरियनस। Flavius, Flavius, Flavius and Marius, Marulus, Marius. These are they are tribunes. इनको tribunes कहा जाता है। जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि what is the name of the tribune in the play Julius Caesar,
तो इनमें से एक का भी किसी का भी नाम हो सकता है, फ्लेवियस हो सकता है या फिर मैरियोलस हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ये दो ट्रिब्यून्स हैं। ट्रिब्यून्स यानी कि एक तरह से जो मतलब एक तरह से जो न्याय से, जस्टिस से रिलेटेड चीजों को या इस तरह की चीजें जो देखते हैं तो ट्रिब्यून्स कहा जाता है। तो दीज आर द ट्रिब्यून्स। यहाँ पर एक सूटसेयर भी है। सूटसेयर, सूटसेयर को एक्चुअल में ना सूदसेयर जो हम बात कर रहे हैं ना, सूदसेयर, वो यहाँ पर भविष्यवाणी जिसने की थी वो हम प्ले में पढ़ेंगे। बस अभी आप फिलहाल नोट कर लीजिएगा सूटसेयर, SOOTHSAYER, सूटसेयर। सूटसेयर मतलब जो भविष्य के बारे में बताता है उसको सूटसेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है कैरेक्टर्स हमारे पास हो गए। चलिए प्ले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्ले स्टार्ट करने से प्ले स्टार्ट करते हैं। तो प्ले में होता क्या एक्चुअल में, प्ले कुछ इस तरीके का है कि जो रोम है वहां पर सिविल वॉर चल रहा है। सिविल वॉर का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सिविल वॉर का मतलब होता है जब किसी राज्य में केओस क्रिएट हो जाता है, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हट जाता है, गायब हो जाता है, यानी कि है ही नहीं वहां पर कोई कंट्रोल करने वाली पावर नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो ये सब लोग क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रूलर्स हैं। तो जैसे कि अगर हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हमारे पास जो है पहले राजा हुआ करते थे, उसके बाद हमारे ये जैसे मुगल्स आए थे तो सुल्तान हुआ करते थे, फिर उसके बाद जैसे अंग्रेज आए थे तो ब्रिटिश जो थे वो गवर्नर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि कोई ना कोई रूल करता था, एक कंट्रोलिंग पावर किसी न किसी के पास थी। लेकिन ये 44 BC की जो बात हो रही है वो हो रही है कि रोम की जनता जो है उनके पास कोई लीडर नहीं है। जैसे फैमिली परिवार होता है, फैमिली में क्या होता है, एक लीडिंग पर्सन होता है जो उस फैमिली को कंट्रोल करता है, उसके लॉ एंड ऑर्डर्स को, उसके रूल्स रेगुलेशंस को मेंटेन करता है। तो इस तरह का रोम में जो है अस्त व्यवस्था है। तो सिविल वॉर तब होता है जब किसी राज्य में कोई प्रॉपर शासन करने वाला नहीं हो, प्रॉपर रूलर नहीं है, लोगों ने अपने अपने क्या बना लिए, पार्टीज बना लिए, गुट बना लिए हैं। वो गुट जब आपस में, वो पार्टीज जब आपस में लड़ने लगती हैं तो तब वहां पर क्या हो जाता है, सिविल वॉर शुरू हो जाता है। तो रोम में कोई प्रॉपर रूल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि एक पॉम्पी करके जो है, सेक्सटस पॉम्पी करके एक व्यक्ति है, पॉम्पी और जूलियस सीजर, इन दोनों के बीच में सिविल वॉर। ठीक है, तो जो प्ले है वो ओपन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि जो जूलियस सीजर है वो पॉम्पी के अगेंस्ट सिविल वॉर जीत गया है, यानी कि उसने पॉम्पी से युद्ध लड़ा और उस युद्ध में उसने पॉम्पी को हरा दिया है। और हराने के बाद वो क्या है, रोम की जनता उसको उसका वेलकम कर रही है, स्वागत कर रही है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब रोम की जनता स्वागत के लिए क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि हमारा संरक्षक क्या हो, ब्रेव हो, जो दुश्मनों से हमारी रक्षा कर सके। तो रोम की जनता को लगता है कि जो जूलियस सीजर है वो रूलर बनने लायक है, मतलब हम उसको अपना लीडर चुन सकते हैं, हम उसको अपना लीडर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो जो है जूलियस सीजर रोम की जनता की नजर में बहुत ज्यादा ब्रेव भी है और रियल में भी है, और बहुत ज्यादा एक तरह से अप्रिशिएट किया है लोगों ने उसको। तो लोग उसका स्वागत करने के लिए स्वागत की तैयारियां की हुई है लोगों ने कि नाउ जूलियस सीजर इज अबाउट टू कम, जीत कर जो है आने वाला है। तो यहाँ पर जो दो ट्रिब्यून्स हैं वो क्या करते हैं, वो इस बात से मतलब वो जूलियस सीजर को पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग वो क्या करते हैं ना, एक तरीके से लोगों से बात करते हैं, वो चिढ़ जाते हैं ये सब देखकर। इधर एक व्यक्ति, मैंने आपको एक कैरेक्टर बताया था कैशियस करके, तो जो ये कैशियस और कास्का, ये दोनों जूलियस सीजर के ओपोनेंट्स हैं, ओपोनेंट्स विरोधी हैं। वो जो है जूलियस सीजर को पसंद नहीं करते। तो कास्का एंड कैशियस ये दोनों जो है प्लान करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि एक काम करते हैं हम ना कुछ ऐसा करते हैं, षड्यंत्र होता है, एकदम से कुछ नहीं होता है, assassination
ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा एकदम सडनली कोई चीज नहीं है, आप उसके लिए कॉन्स्पिरेट करते हो, कॉन्स्पिरेसी करते हो, षड्यंत्र करते हैं, तब उसके बाद उसके षड्यंत्र को, प्लान को फॉलो करते हुए ही किसी का मर्डर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो कैशियस एंड कास्का है वो प्लान कर रहे हैं अभी कि हम जूलियस सीजर को कैसे मारे, क्योंकि रोम की जनता तो इतना पसंद करती है जूलियस सीजर को, कैसे मारा जाए उसे। तो यहाँ क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मार्कस ब्रूटस जो है जूलियस सीजर का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो वो कहते हैं कास्का एंड कैशियस दोनों आपस में बात करते हैं कि एक काम करते हैं, किसी ना किसी तरीके से हम क्या करते हैं, ब्रूटस को कन्विंस कर लेते हैं कि मतलब जो है जूलियस सीजर को मारने। तो इधर क्या होता है, ब्रूटस को बोला जाता है, ब्रूटस को जो कि एक्चुअली में ब्रूटस जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा जेन्युइन कैरेक्टर है। एक्चुअली में वो इस तरीके का कैरेक्टर है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करता है, वो जो भी चाहता है वो सिर्फ रोम की जनता के लिए, क्योंकि वो रोम की जनता के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा एक तरह से उसको लोगों की जनता की परवाह है कि कहीं जनता के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, जो कैशियस और कास्का होते हैं वो ब्रूटस के पास जाते हैं, जो कि जूलियस सीजर का क्लोज फ्रेंड। तो ब्रूटस के पास जब जाते हैं तो ब्रूटस से कहते हैं कि देखो ये जो तुम्हारा फ्रेंड है, दोस्त है तुम्हारा, वो क्या है कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत ब्रेव है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है, जब हमें ऐसा लगता है, इवन सबको ऐसा लगता है, जनता को भी ऐसा लगता है कि अगर अगर जो पावर है, रूलिंग जो पावर है, वो अगर जूलियस सीजर के हाथ में आ जाती है तो वो जनता को, रोम की जनता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा और दूसरा उनका नुकसान भी कर सकता है, यानी उनको मार भी सकता है। जिस तरीके से एक सांप जो है अंडे देने के बाद अपने ही बच्चों को खा जाता है, उस तरीके से ये क्या है, जूलियस सीजर कर सकता है और ऐसा करेगा वो, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी उसके हाथ में पावर नहीं आएगी, तो जैसी पावर आ जाएगी तो वो जो है जनता को भी मार सकता है। तो ऐसे इस तरीके से वो उसको भड़का देते हैं। तो क्या होता है, ब्रूटस बोलता है कि अच्छा हाँ ये तो सही बोल रहे हो तुम, हो सकता है ऐसा, हो सकता है, लेकिन क्योंकि अगर एक बार वो लीडर बन गया उसके बाद तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ब्रूटस कहता है कि अच्छा फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर क्या करना है, मतलब क्या करें फिर, जनता तो रेडी है, मतलब जो है बहुत से लोग चाहते हैं जूलियस सीजर को। तो जो कास्का एंड कैशियस होते हैं वो ब्रूटस से कहते हैं कि हम क्या करेंगे, जूलियस सीजर को मार देंगे। अब ब्रूटस क्या होता है, पहले तो मतलब नहीं कन्विंस नहीं होता है, लेकिन फाइनली वो मान जाता है और तीनों लोग क्या है कॉन्स्पिरेसी में लग जाते हैं। ब्रूटस, कैशियस, कास्का, ये तीन लोग जो हैं मेन है कॉन्स्पिरेसी में यहाँ। लेकिन हाँ तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस, ये जो कास्का एंड कैशियस है ये अपने फायदे के लिए नहीं चाहते हैं कि जूलियस सीजर जो है लीडर बने, रूलर बने, लेकिन यहाँ पर जो मार्कस ब्रूटस है वो जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसका जूलियस सीजर से पर्सनल कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो यहाँ क्या होता है कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी के लिए प्लान करते हैं, अपना पूरा प्लॉटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में जब एक चीज और है कि जब जूलियस सीजर आ रहा था, युद्ध जीत कर जब आ रहा था, तो जो सूटसेयर मैंने आपको बताया, लाइक वी कैन से दैट जो क्या फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर हम नॉर्मली बोलते हैं, बट यहाँ पर जो सूटसेयर कहा जाता है। तो जो सूटसेयर होता है, जब जूलियस सीजर युद्ध जीत के आता है तो सूटसेयर जो मिलता है उसको वो रास्ते में कहता है उससे कि बिवेयर ऑफ द आइडिस ऑफ मार्च, बिवेयर ऑफ द आइडिस ऑफ मार्च। एक्चुअली में आइडिस ऑफ मार्च जो है 15 मार्च को की जो डेट है वो एक तरह से रोमन कैलेंडर में आइडिस ऑफ मार्च 15 मार्च को कहा जाता है। तो सूटसेयर ने कहा था कि जो 15 मार्च की डेट है ना, आप उससे अवेयर रहिएगा, ठीक है। 15 मार्च की जो डेट है वो तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकती है, पर जूलियस सीजर ध्यान नहीं देता उस चीज, ठीक है। इधर क्या होता है, 15 मार्च आ गया है, 15th ऑफ मार्च। तो 15th ऑफ मार्च की प्लानिंग है सबकी उसको मारने की। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं हम ना यहाँ कोर्ट में बुलाते हैं जूलियस सीजर को कि डिस्कशन करना है, और डिस्कशन करने के उससे हम बुलाएंगे और यहीं पर हम उसको मार देंगे।
अब क्या होता है कि जब जूलियस सीजर को बुलवाया जाता है उसके घर से, बोला जाता है कि भैया जो है बहुत ज्यादा जरूरी काम है, आप जो है आ जाइए। तो जो जूलियस सीजर की वाइफ होती है कैलिफोर्निया, वो कहती है कि प्लीज आज आप मत जाओ, क्योंकि मैंने ना आज बहुत बुरा सपना देखा था और आप प्लीज मत जाओ आज। तो जो लोग उसको बुलाने आए होते हैं वो बोलते हैं अरे सर आप लीडर बनने जा रहे हैं और आप जो है आपकी सेल्फ डिसीजन नहीं है क्या, मतलब आप जो है एक अब औरत की बात सुन के जो है रुकेंगे, और इस तरीका मतलब एक तरह से उसको उसका जो मेल ईगो है उसको सामने ला दिया जाता है। तो जो जूलियस सीजर है बोलता है अरे कुछ नहीं होता है, छोड़ो एक सपना मत, ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम फाइन, तुम टेंशन मत लो इतना, मैं जो है जो काम है, क्योंकि मेरा जो काम है वो लोगों की जनता की भलाई के लिए अब स्टार्ट ही हो रहा है, तो मुझे जाना जरूरी है। तो वो ऐसा बोलकर चला जाता है। जब वो वहां चला जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, मिलकर जूलियस सीजर को मार देते हैं। जूलियस सीजर को मार दिया जाता है। उधर कैलिफोर्निया जो उसकी वाइफ है वो सुसाइड कर लेती है, वो भी मर जाती है। एक चीज और अभी आगे हम देखेंगे, इधर कैलिफोर्निया ने सुसाइड कर लिया, जूलियस सीजर को असैसिनेट कर दिया गया है, उसको मार दिया गया है। तो एक तरह से ये रेजिसाइड ही है। रेजिसाइड यानी कि मर्डर ऑफ द किंग इज नोन एज रेजिसाइड। रेजिसाइड ही है, क्योंकि ही वाज अबाउट टू, मतलब अबाउट टू क्या बन ही गया था ऑलमोस्ट, बट डिक्लेरेशन होने से पहले ही उसको मार दिया गया। अभी क्या होता है कि जैसे ही वो देखता है अपने दोस्त ब्रूटस, मार्कस ब्रूटस को, कि वो भी इन सब में शामिल है, तो वो उसके जो लास्ट वर्ड्स हैं जूलियस सीजर के वो ये होते हैं, एड टू ब्रूट। एड टू ब्रूट का मतलब होता है ब्रूटस तुम भी, यू टू ब्रूटस। ये क्योंकि उसको उसको क्या कोई भी हो जो उसका क्लोज हो, अगर वो पता चले कि आपकी बर्बादी की वजह वही है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि अच्छा तुम भी, तुम मतलब तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे बिल्कुल भी। तो बस इतना कहते ही वो वहां पर मर जाता है। इधर क्या होता है कि अब एंटोनी, मार्क एंटोनी जिसकी मैं बात कर रही थी, तो उसको ये सब चीजें पता चलती है। वो भी है वहां पर, देखता है कि भाई इन्होंने जो है मार दिया जूलियस सीजर को। अब वो कहते हैं कि, अब वो बोलता है कि तुमने ये बहुत गलत किया है, तुमने जो है जूलियस सीजर को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम जो है अब जनता को कैसे फेस करोगे, अब लोग तुम्हें क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो वो मार्क एंटोनी को जो है कन्विंस करते हैं कि देखो ऐसा है, हमने जो है जनता की भलाई के लिए इसे मारा है, अगर ये राजा बन जाता, रूलर बन जाता, जनता को डोमिनेट करता, ऑप्रेस्ड करता उनको, तो ऐसा क्या करो। वो बोलता है, फिर एंटोनी बोलता है कि चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब तुम जनता को कैसे फेस करोगे वो देखो। तो जो एंटोनी होता है बोलता है कि चलो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं बात करता हूँ सबसे। वन बाय वन क्या होता है, पहले ब्रूटस जाता है, टास्का ब्रूटस जाता है, वैसे वो बात करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब मार्क एंटोनी अपनी स्पीच देने जाता है, तो मार्क एंटोनी जो है ये बोलता है कि पीपल ऑफ रोम, मतलब रोम की जनता को एड्रेस कर रहा है, उनसे कह रहा है। और ये जो स्टेटमेंट है वो एंटोनी, बड़ा ही पॉपुलर लाइन है ये, वो बोलता है कि ऑल द सिटीजंस ऑफ द रोम प्लीज लेंड मी योर ईयर्स। लेंड मी योर ईयर्स का मतलब हुआ कि मेरी बात ध्यान से सुनो। लेंड मी योर ईयर्स का मतलब अपने कान मुझे उधार दो नहीं, बल्कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, पे अटेंशन। जूलियस सीजर की हत्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, क्या तुम ऐसे ही अपने लीडर की हत्या को मतलब जो है देख लोगे, मतलब तुम्हारे लिए उसने कितने सेक्रीफाइसेस किए भाई, तुम्हारे लिए कितना लड़ा है वो, और तुम जो है उसके ही मर्डरर्स को इस तरीके से छोड़ दोगे। यहाँ उसकी जो स्पीच है वो क्या हो गई, उल्टी हो गई, ऑपोजिट हो गई। ब्रूटस कैशियस कास्का को लग रहा था कि एंटोनी उनके फेवर में बोलेगा, जबकि उसने किसी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं बोला, उसने जो रियल बात थी वही बोली। अब जनता को क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज्यादा भड़क जाती है जनता, और ये तीनों के तीनों ब्रूटस कैशियस कास्का वहां से भाग जाते हैं। जब ये भाग जाते हैं तो ये अपना अलग प्लान करते हैं कि एक काम करते हैं, ऑक्टेवियस सॉरी एंटोनी को ही मार देते हैं, और एंटोनी के खिलाफ क्या करेंगे, युद्ध लड़ा जाएगा। तो वो जो है उससे युद्ध लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। एंटोनी क्या है यहाँ पर, इधर जो है जब ये भाग गए हैं तो जो पोर्शिया है ब्रूटस की वाइफ, वो क्या है कि कई दिनों से जब उसका हस्बैंड नहीं आया है वो सुसाइड कर लेती है, मर जाती
कैलिफोर्निया और पोर्शिया दोनों ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। इधर ये तीनों क्या कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध की जब ये तैयारी कर रहे हैं तो लड़ने के लिए किससे, मार्क एंटोनी से। युद्ध होता है, लड़ाई होती है। तो जब लड़ाई होती है तो जो कैशियस कास्का है उनको पता चल जाता है कि भाई अब हम नहीं बचेंगे, नाउ वी विल नॉट बी सेव्ड। तो ये जो है वही युद्ध में मारे जाते हैं। ब्रूटस जो होता है वो भी खुद को मार लेता है, युद्ध में मर जाता है लास्ट। ये तीनों जो है लास्ट में मर जाते हैं, मृत्यु जाती है युद्ध में। और जो मार्क एंटोनी, लैपिडस और ऑक्टेवियस ये सब जो थे, ये क्या होते हैं, युद्ध जीत जाते हैं। अब क्या हुआ है कि ये युद्ध जीते और बाकी का ब्रूटस, कैशियस, कास्का ये तीनों के तीनों मर चुके हैं युद्ध में। तो इस तरीके से प्ले क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब एक चीज है, प्ले यहाँ पर समाप्त हुआ है, लेकिन आप से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे कि रोम में सिविल वॉर चल रहा था, तो जो सिविल वॉर चल रहा था अभी भी यहाँ पर क्योस ही क्रिएट है, कोई लीडर तो चुना नहीं गया है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पर रोम में अब ट्रायम्वर्स रूल करेंगे। ट्रायम्वर्स का मतलब होता है रूल बाय द 3 पर्सन्स, ट्रायम्विरेट कहा जाता है इनको। ट्रायम्विरेट क्रिएट होता है यहाँ पर। रूल स्टार्ट होता है 3 लोगों का, जिसमें ऑक्टेवियस सीजर जो कि अडॉप्टेड सन है जूलियस सीजर का, मार्क एंटोनी जो कि जूलियस सीजर का दोस्त था, लैपिडस जो कि एक रोमन सिटीजन था। तो ये जो है सोल्जर, लैपिडस जो है रोमन सोल्जर और एक सिटीजन दोनों है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पैशनेट है, एम्बिशियस है, वो है आपका ऑक्टेवियस सीजर। बाकी मार्क एंटोनी उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आगे देखेंगे। एक दूसरा प्ले आने वाला है इसके बाद, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, उसमें हम देखेंगे क्यों नहीं। लैपिडस जो है वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन फिर भी वो जो है इसमें शामिल हो जाता है। जिस तरह से पार्टनरशिप में बिजनेस होते हैं, पार्टनरशिप्स में होते हैं, उसी तरह से रोम में अब रूल किसका है, ट्रायम्विरेट्स का है। 3 लोगों का रूल है, 3 लोग क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर शासन करेंगे। पॉम्पी जिसको हराया गया था, उसका एक बेटा है सेक्सटस पॉम्पी, ठीक है, जो कि अब नेक्स्ट प्ले में आने वाला है। लेकिन उस प्ले को पढ़ने से पहले हम जरा इस जूलियस सीजर जो प्ले है उसके कुछ क्वेश्चंस नोट कर लेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, अगर आपने प्ले पढ़ा है तो आप जरा मुझे ये बताइएगा कि जो जूलियस सीजर है वो, उसको असैसिनेट किया जाता है, उसका हत्या, उसकी हत्या की जाती है, तो जूलियस सीजर की हत्या कौन से एक्ट में की गई थी, कौन सा एक्ट है जिसमें जूलियस सीजर की हत्या की गई थी, उसको असैसिनेट कर दिया गया। चंदर, मैम 4th एक्ट है क्या? हाँ, 4th एक्ट, 3rd एक्ट, करेक्ट। तीसरे एक्ट में जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है। तो देखिएगा, जो जूलियस सीजर है वो हमारा 3 एक्ट तक ही है कैरेक्टर। उसके बाद हमारा जो दो बाकी के 2 एक्ट्स हैं वो वॉर में चलते हैं, जो कि जिसमें क्या है, ब्रूटस कैशियस कास्का भाग जाते हैं, मार्क एंटोनी के अगेंस्ट वॉर लड़ा जाता है और किस तरीके से वो वॉर को हार जाते हैं। तो ये सारी चीजें बाकी के लास्ट 2 एक्ट्स में। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन इज, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु इज ब्रूटस इन द प्ले जूलियस सीजर, हु इज ब्रूटस इन द प्ले जूलियस सीजर। जो प्ले है जूलियस सीजर, उसमें ब्रूटस कौन है, तो ही इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर। आंसर है आपका क्लोज फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर, जूलियस सीजर का क्लोज फ्रेंड। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ जूलियस सीजर्स वाइफ,
व्हाट इज द नेम ऑफ जूलियस सीजर्स वाइफ? जूलियस सीजर की वाइफ का नाम बताएं। तो उसकी जो वाइफ है वो है कैलपुर्निया। कैलपुर्निया, कैलपुर्निया इज द वाइफ ऑफ जूलियस सीजर। Now the next question is, which character sees see, देखना, which character sees the ghost of Julius Caesar? Which character sees the ghost of Julius Caesar? देखिए एक जो प्ले है उसमें जूलियस सीजर की जब मृत्यु जाती है, डेथ जाती है, उसके बाद कैरेक्टर ब्रूटस, मार्कस ब्रूटस, करेक्ट। जो हमारा फोर्थ एक्ट है, यानी कि थर्ड एक्ट में असैसिनेशन हुआ है, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा फोर्थ एक्ट, उस एक्ट में ब्रूटस जो है उसको जूलियस सीजर का भूत दिखाई देता है। और वो एक्चुअल में तब दिखाई देता है जब ब्रूटस ये कॉन्स्पिरेट कर चुका होता है, कॉन्स्पिरेसी कर चुका है कि अब हम मार्क एंटोनी जो है उसको मारेंगे, तब जो है जूलियस सीजर का भूत उसको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये फोर्थ एक्ट में दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन? हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन? नीचे एक लाइन में लिखाऊंगी आपको और ये किसने कही थी, नोट कीजिएगा। तो लाइन है, फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमेन। फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमेन, lend me your ears. Friends, Romans and countrymen, lend me your ears. तो ये जो lend me, आप मुझे अपने काम दीजिएगा, मतलब मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूँ कि lend me your ears, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे अपने काम दे दो, मतलब आप मुझ पे अटेंशन पे करो, यानी कि जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन कहता है ये, तो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय मार्क एंटोनी। जब जूलियस सीजर की हत्या हो जाती है, तब तीसरे ही एक्ट में मार्क एंटोनी रोम की जनता को ये एड्रेस करते हुए ये लाइन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in which act Julius Caesar is advised, in which act Julius Caesar is advised for being alert, for being alert of the Ides of March, of the Ides of March, Ides, IDES, Ides of March, यानी कि 15 मार्च। Ides of March मतलब 15 मार्च। जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, there is a statement given by a soothsayer that alert Ides of the March, be alert, be aware Ides of the March। तो कौन सा मार्च? 15 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च, 19 मार्च, कौन सा मार्च? दैट इज 15th मार्च। ठीक है, आइडिस ऑफ मार्च जो है रोमन कैलेंडर में 15 मार्च की डेट को। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये आपका ये जो अलर्ट किया गया था सूटसेयर के द्वारा जूलियस सीजर को, ये पहले एक्ट का दूसरा सीन है। ठीक है, फर्स्ट एक्ट का सेकंड सीन है, इसमें कहा जाता है पहला एक्ट दूसरा सीन शुरू हो जाता है जिसमें ये कहा गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा, हु इज द वाइफ ऑफ मार्कस ब्रूटस? हु इज द वाइफ ऑफ मार्कस ब्रूटस? मार्कस ब्रूटस की वाइफ का नाम क्या था? तो मार्कस ब्रूटस की वाइफ का नाम था पोर्शिया। ठीक है, सो पोर्शिया वाज द वाइफ ऑफ ब्रूटस। नेक्स्ट जो हम प्ले पढ़ने जा रहे हैं वो है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। नेक्स्ट जो है आप
हेडिंग लिख लीजिएगा एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ठीक है, नेक्स्ट प्ले की हेडिंग लिखिएगा एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। देखिए एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा जो हमारा प्ले है वो भी एक ट्रेजेडी है। ठीक है, जो एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा है हमारा वो भी क्या है, एक ट्रेजेडी है, जो कि ये जो ट्रेजेडी है वो पहली बार परफॉर्म हुई थी 1607 में ग्लोब थिएटर में परफॉर्म की थी। ठीक है, जो कि थिएटर कंपनी थी किंग्समैन की, ग्लोब थिएटर नाम से, जो कि मैंने आपको बताया 1599 में विलियम शेक्सपियर के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो दिस वाज रिटन बिटवीन 1606 टू 1607। 1606 से 7 के बीच में ये लिखी गई थी और 7 में परफॉर्म की गई। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो अच्छा एक चीज और, जो ये प्ले है उसकी थीम है लव एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, ये जो प्ले है इसकी जो थीम है दैट इज लव एंड सेक्रीफाइस। तो लव पर बेस्ड है, ट्रेजेडी है। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, देखिए क्लियोपैट्रा ऐसा कहा जाता है कि शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। जो क्लियोपैट्रा है उसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती है। तो ये काफी पॉपुलर प्ले भी है और इम्पोर्टेंट प्ले भी है, जिसका जो कि थीम है आपका लव एंड सेक्रीफाइस। नेक्स्ट इसमें प्रोटोगोनिस्ट कौन है? नेक्स्ट पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया कि दैट वाज रिटन बिटवीन 1606 टू 1607, 1606 से 7 के बीच में लिखा गया था। दूसरा है जेनर ऑफ द प्लेस ट्रेजेडी, ये जो जेनर है वो ट्रेजेडी है। तीसरा है प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्लेस, प्रोटोगोनिस्ट जो है इसका एक्चुअली में हम प्रोटोगोनिस्ट में एक को नहीं ले सकते क्योंकि दोनों ही प्रोटोगोनिस्ट हैं, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा दोनों ही इसके प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है, एंटोनी भी और क्लियोपैट्रा भी, क्योंकि ये जो स्टोरी है पूरा प्ले है इन्हीं दोनों पर बेस्ड। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें 1607 में ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया गया था। इट वाज परफॉर्म्ड इन 1607 इन ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर में क्या किया गया था, परफॉर्म किया गया और 1623 के फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, इस प्ले का एंटागोनिस्ट कौन है? तो इस प्ले का जो एंटागोनिस्ट है वो है ऑक्टेवियस सीजर। अभी हमने पढ़ा प्ले कि वहां पर ट्रायम्बर्स क्रिएट हुआ है, 3 लोगों का रूल स्टार्ट हुआ है रोम में, जिनके नाम है मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लैपिडस। तो यहाँ पर जो ऑक्टेवियस सीजर है वो इस प्ले का एंटागोनिस्ट यानी कि विलेन है। ठीक है, पहला तो इसमें ट्रायम्बरेट्स में ऑक्टेवियस सीजर है, दूसरे नंबर पे मार्क एंटोनी आता है और तीसरे पे लैपिडस आता है। तो एंटागोनिस्ट ऑक्टेवियस सीजर हो गया। और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो नोट कर लीजिए, फिर हम प्ले स्टार्ट करते हैं। तो पहला कैरेक्टर डेफिनेटली हमारा मार्क एंटोनी। दूसरा 3 कैरेक्टर्स तो ट्रायम्बरेट्स जो थे वो तो आप नोट कर ही लीजिए, मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लैपिडस। मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लैपिडस। प्ले की जो सेटिंग है वो 2 जगह पर, जैसे जूलियस सीजर की सेटिंग तो एक ही जगह थी रोम में, यहाँ पर जो सेटिंग है वो 2 जगह पर है, एक तो रोम है और दूसरा है आपका इजिप्ट। ठीक है, मिस्र में, अफ्रीका में एक जगह है मिस्र, अलेक्जेंड्रिया एंड इजिप्ट। तो इजिप्ट में 2 जगह सेटिंग है इसकी, रोम एंड इजिप्ट। ठीक है, रोम एंड इजिप्ट, तो ये 2 प्लेसेस है, 2 सेटिंग है प्ले की। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारे पास सेक्सटस पॉम्पी। सेक्सटस पॉम्पी जो कि पॉम्पी जिसको हराया गया था उसका बेटा है सेक्सटस पॉम्पी। नेक्स्ट हमारे पास एक कैरेक्टर है, नेक्स्ट कैरेक्टर में नोट कीजिएगा इनोबार्बस। इनोबार्बस, इनोबार्बस, इनोबार्बस एक्चुअल में मार्क एंटोनी का फेथफुल ल्यूटेनेंट है, फेथफुल और लॉयल
ल्यूटेनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास ऑक्टेविया। ऑक्टेविया नेक्स्ट कैरेक्टर में नोट कीजिएगा, ऑक्टेविया। ऑक्टेविया एक्चुअल में ना जो है इसकी ऑक्टेवियस सीजर की सिस्टर का नाम है, बहन का नाम है ऑक्टेविया। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास क्लियोपैट्रा, क्वीन ऑफ इजिप्ट। क्लियोपैट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास फुलविया। फुलविया फुलविया एक्चुअल में मार्क एंटोनी की थर्ड वाइफ। फुलविया नेक्स्ट कैरेक्टर में, सॉरी सेकंड वाइफ थी फुलविया, क्योंकि थर्ड जो है ऑक्टेविया से शादी हुई। फुलविया। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर है एग्रिप्पा। नेक्स्ट नोट कीजिएगा एग्रिप्पा। एक्चुअली में एग्रिप्पा जो है एडमिरल है रोमन नेवी का, रोमन जो नेवी है उसका एडमिरल है एग्रिप्पा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डोलाबेला। डोलाबेला DOLABEL BELL डोलाबेला। डोलाबेला, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास मेन कैरेक्टर्स हैं। चलिए प्ले को स्टार्ट करते हैं। प्ले में एक्चुअल में होता क्या है कि जो प्ले है हमारा वो स्टार्ट होता है कि ऑक्टेवियस लेपिडस से डिस्कस करते हैं कि यार ये जो मार्क एंटोनी है ना, ये रूल मतलब राज्य में ध्यान ही नहीं देता है, कुछ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कभी नहीं ध्यान देता है, हमेशा जो है बस इजिप्ट में ही पड़ा रहता है। क्योंकि एंटोनी जो है क्लियोपैट्रा की जो सॉरी इजिप्टियन जो क्वीन है क्लियोपैट्रा उसके प्रेम में है, प्यार करता है उससे, और वो जो है हमेशा अपना राज्य छोड़कर, अपना रोम छोड़कर हमेशा इजिप्ट में ही पड़ा रहता है, उसी के पास रहता है वो हमेशा। तो इस बात से जो है ऑक्टेवियस सीजर को बहुत नाराजगी है। वो कहता है कि भाई हम जब 3 रूलर्स हैं यहाँ पर तो हम तीनों को बराबर जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, राज्य को ध्यान में रखने में। और इधर क्या है कि जो ये क्या नाम है आपका जो पॉम्पीज है, वो पॉम्पीज क्या है हमारे अगेंस्ट रिबेल करते रहते हैं, मतलब हमारे खिलाफ लड़ते रहते हैं, तो लड़ाई छिड़ते रहते हैं। तो इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो ये जो है इन सब पे ध्यान नहीं देगा तो उसका एक तरह से ट्राइब्रेट होने का फायदा ही क्या है, क्यों है वो फिर हमारे साथ शामिल। तो इस तरह से नाराजगी जता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्टेवियस होता है कि एक काम करते हैं ना, अपनी वाइफ ऑक्टेविया की शादी इससे क्या नाम है एंटोनी से करा देता हूँ। हो सकता है कि शादी कराने के बाद फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है तो शायद वो वहां ना जाए। इस तरीके से वो अपनी बहन की जो शादी है वो एंटोनी से करवा देता है, लेकिन वो फिर भी वहीं रहता है ज्यादातर। तो एक्चुअली में जब जब क्लियोपेट्रा को पता चलता है कि एंटोनी की शादी हो गई है, एंटोनी ने शादी कर ली है वहां पर, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने एक जो है जासूस को एक तरह से बोले एक एमिश्री को भेजती है वहां पर और बोलती है कि तुम देख कर आओ कि जो इसकी जो वाइफ है वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है क्या, मतलब मुझसे ज्यादा दिखने में सुंदर है। तो वो जब आते हैं जो एजेंट्स होते हैं वो पता करके आते हैं कि नहीं मैम वो तो मतलब कुछ खास सुंदर भी नहीं है, और वो सीधी साधी एक घरेलू महिला टाइप है। तो ये सुनकर उसे जो है खुशी होती है, बोलती है कि चलो ठीक है अब तो आएगा एंटोनी, तो तब तो मेरे ही पास आएगा वैसे भी, जब वो सुंदर भी नहीं है और ज्यादा मतलब ऐसी एक सेड्यूसिव टाइप भी नहीं है, तो फिर वो तो मेरे पास ही आएगा। तो उसे तसल्ली हो जाती है। उधर जो है एंटोनी बार उस शादी के बाद भी जो है वो इजिप्ट में ही रहता है। तो इधर क्या होता है कि उसको जो है ऑक्टेवियस एंटोनी को खबर भिजवाता है कि जो पॉम्पीज हैं वो हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने वाले हैं, तो तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो जब वो जाता है वहां पर तो वो उनसे युद्ध लड़ने के बजाय उनसे ट्रीटी करके आ जाता है। वहां पर वो उनसे क्या कर लेता है, संधि कर लेता है, ट्रीटी कर लेता है। और ट्रीटी में क्या होता है वो जो है
पॉम्पीज को जो भी क्वेश्चन को मांग रहे होते हैं वो देकर आ जाता है। ठीक है, जब वो पार्ट देकर आ जाए तो इस बात से जो है ऑक्टेवियस को बहुत गुस्सा आता है कि अब जो है हमें लड़ाई लड़नी थी और ये तो ट्रीटी करके आ गए, संधि करके आ गए। तो इस बात से जो है वो बहुत नाराज होता है, बहुत गुस्सा करता है। और वो अब वो क्या करेगा, अब वो बोलता है उसे कि हम जो है ना एंटोनी के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। अब इधर क्या है, जो युद्ध लड़ा जाएगा वो लड़ा जाएगा इजिप्ट और रोम के बीच में। इजिप्ट की तरफ से हो गया क्वीन ऑफ इजिप्ट क्लियोपैट्रा एंड एंटोनी, इधर रोम की तरफ से हो गया आपका ऑक्टेवियस, लैपिडस वगैरह ये सब। तो क्या है कि एक युद्ध लड़ा गया। तो लेकिन एक्चुअली में युद्ध लड़ने से पहले एंटोनी को एक सूटसेयर ने कहा था कि तुम जब कभी भी ऑक्टेवियस से युद्ध मत लड़ना, कि अगर तुम युद्ध लड़ोगे तो तुम हार जाओगे। बट वो फिर भी लड़ाई लड़ता है। इधर क्या होता है कि इसका जो दोस्त एक ल्यूटनेंट भी है और एंटोनी का बहुत अच्छा फेथफुल दोस्त भी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ल्यूटनेंट भी बहुत ज्यादा फेथफुल है। ये क्या करता है, इसको सलाह देता है कि एंटोनी तुम जो है ना, अगर तुम्हें लड़ाई लड़नी है तो तुम लैंड पे लड़ाई लड़ो, तुम सी पर लड़ाई, सी मतलब एक तरह से नेवी वॉर मत लड़ो, तुम जो है लैंड पर वॉर करो। बट वो क्या होता है, वो बोलता है कि नहीं, मैं जो है सी वॉर ही करूंगा। तो इधर जो क्लियोपैट्रा है वो क्या होता है, युद्ध में शामिल है। लेकिन यहाँ पर क्लियोपैट्रा क्या करती है, युद्ध छोड़कर अपने 60 शिप्स को लेकर चली जाती है। और उधर अब उसका जो दोस्त है इनोबार्बस, वो भी एंटोनी को धोखा देकर ऑक्टेवियस के पास चला जाता है। अब चला तो गया है वो, लेकिन उसको बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने अपने दोस्त को चीट किया है, डिसीव किया है। तो वो वहां पर इसी गम में मर जाता है। ठीक है, तो इधर क्या है कि एंटोनी बहुत नाराज है, किससे, दोनों से, क्लियोपैट्रा से भी और इनोबार्बस से भी, लेकिन इनोबार्बस तो खैर मर चुका है। तो क्लियोपैट्रा से बहुत नाराज है कि तुम जो है ना युद्ध में मुझे बीच में छोड़कर भाग गई हो, इस तरीके से बहुत नाराज है। तो बोलती है देखो तुम युद्ध मत लड़ो, अभी रहने दो, बेफिजूल में रहने दो, कोई जरूरत नहीं, इस तरीके से बोलकर वो उसे कन्विंस कर लेती है। फिर उधर क्या होता है, फिर एक बार फिर से युद्ध लड़ा जाता है, दोबारा से युद्ध होता है। तो जो सेकंड बैटल होता है वो क्लियोपैट्रा कहती है कि अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी, टेंशन मत लो, मैं साथ दूंगी। दूसरी बार में भी वो क्या होती है, युद्ध से भाग जाती है। अब जब वो दूसरी बार में भी युद्ध से भाग जाती है, इस वक्त उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत नाराज होता है वो, और जो एंटोनी है वो युद्ध हार जाता है। लेकिन अब क्लियोपैट्रा सोचती है कि मैं भाग तो गई हूँ, लेकिन अब मैं मतलब एंटोनी से अपना जो प्रेम है ना, अपने लिए जो लव है, लव अफेक्शन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं एक दूसरे से, वो सोचती है कि मैंने उसको ऐसे मतलब ऐसे भाग गई हूँ मैं युद्ध से, अब मैं उसमें लव एंड अफेक्शन कैसे वापस लूँ। तो वो क्या करती है, वो अपने एक सर्वेंट से खबर भिजवाती है, खुद एक मॉन्यूमेंट पे जाकर छुप जाती है और खबर भिजवाती है कि तुम जो है ये खबर भिजवाओ एंटोनी को कि क्लियोपैट्रा ने सुसाइड कर लिया। तो जब ये खबर एंटोनी को मिलती है कि क्लियोपैट्रा ने सुसाइड कर लिया है, तो वो बिना उसकी डेड बॉडी देखे क्या होता है, अपने एक सर्वेंट को बोलता है कि तुम प्लीज जो है ना मुझे मेरी गर्दन काट दो। उससे बोलता है कि मेरी गर्दन काट दो प्लीज। तो अब जब उसका जो सर्वेंट है वो बोलता है कि सर मैं तो नहीं काट सकता हूँ आपकी गर्दन, मैं कैसे मार दूंगी आपको। तो वो बोलता है कि नहीं प्लीज तुम जो है ना मुझे मार दो। ठीक है, वो होता है कि नहीं सर मैं तो नहीं मार सकता। तो जो एंटोनी होता है वो खुद ही उसकी तलवार छीन लेता है और खुद को मार लेता है। एंटोनी मर जाता है, मरता नहीं है अभी, मतलब मार लिया है। तो जब ये खबर क्लियोपैट्रा को मिलती है तो वो जो है उसके पास जाती है। उसके पास जब जाती है तो वो देखता है कि क्लियोपैट्रा जिंदा है, लेकिन अब वो तो मरने ही वाला है ना। तो वो देखता है कि क्लियोपैट्रा इज अलाइव, वो जिंदा है। लेकिन वो जैसे ही उसकी गोद में जो है सर रखता है, तभी उसके प्राण जो है निकल जाते हैं, मर जाता है एंटोनी। अब इधर ऑक्टेवियस जो है क्लियोपैट्रा को बोलता है कि तुम जो है ना, तुम तो हार ही चुकी हो, इजिप्ट जो है अब हार चुका है, तो तुम जो है काम करो, सरेंडर करो और हमारे साथ रोम चलो। वहां पे हम तुम्हें एक स्टैच्यू मतलब एक मॉन्यूमेंट में रखेंगे, म्यूजियम में रखेंगे, कि लोग आएंगे और देखेंगे तुम्हें। इस तरह की खबर भिजवाता है। तो अब ये जो क्लियोपैट्रा है वो सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी, मतलब अगर ये लोग मुझे वहां ले गए तो मुझे तो म्यूजियम में डाल देंगे और मुझे जो है एक तस्वीर मूर्ति की तरह वहां पर रखेंगे,
ना मैं जी पाऊंगी ना मैं मर पाऊंगी। और वैसे भी जिससे मैं प्यार करती थी जब वही नहीं मर गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? तो जो क्लियोपेट्रा है, द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्लियोपेट्रा है वो किस तरीके से मरती है। क्वेश्चन आया था एग्जाम में लास्ट टाइम। तो ये जो है क्लियोपेट्रा लास्ट में जो है अंत में पॉइजनस स्नेक्स होते हैं वो मंगवाती है अपने सर्वेंट से और उन पॉइजनस स्नेक्स से खुद को कटवा लेती है और जहर से वो मर जाती है। इस तरीके से इस लव ट्रेजेडी का एंड हो जाता है। तो जो है ट्रेजेडी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्लियोपेट्रा और एंटोनी दोनों की डेथ हो जाती है। दिस इज द ट्रेजेडी इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि age cannot wither her nor the custom stay। age cannot wither her, जो एज है ना वो उसको कभी मुरझा नहीं सकती है। nor the custom stay, ना ही जो दुनिया की चीजें हैं ना जो भी चीज, जैसे कई बार टेंशन में भी इंसान जो है ना जल्दी पूरा होने लगता है, तो ना ही जो दुनिया की चीजें, जो टेंशन, प्रॉब्लम्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सब जो है ना वो उसको खराब बेकार नहीं कर सकते। ऐसी ब्यूटी है क्लियोपेट्रा की। ये किसने कहा, किसके लिए कहा, क्यों कहा, कब कहा, तो ये क्वेश्चन जो है आगे। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एज कैन नॉट विदर हर। एज कैन नॉट विदर, एज कैन नॉट विदर हर, एज कैन नॉट विदर हर। nor the custom stale। age cannot wither her nor custom stale। तो ये जो लाइन है वो आपका इनोबार्बस जो है दूसरे एक्ट में, ये कब कहता है एक्चुअल में? इनोबार्बस कहता है, इनोबार्बस सेकेंड एक्ट में, सेकेंड सीन में ये कहता है। इसके लिए कहा गया है क्लियोपेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माय सैलेड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट। My salad days, my salad days when I was green, my salad days when I was green in judgment। तो क्वेश्चन है, in which act this line appears? In which act this line appears? ये जो लाइन है वो कौन से एक्ट में कही जाती है? ठीक है, तो एक्ट नोट कर लीजिएगा, ये पहला ही एक्ट है। ठीक है, फर्स्ट एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज, द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज अ, क्या है? तो दिस इज अ ट्रेजेडी। ठीक है, ये क्या है? ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा opens in। ये जो प्ले है ना एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ये कहां पर ओपन होता है? रोम में होता है या फिर इजिप्ट में? देखिए प्ले की जो ओपनिंग है ना, मैं आपको बता दूं, जो प्ले की ओपनिंग है वो है आपका क्लियोपेट्रा का पैलेस है अलेक्जेंड्रिया में, वहां पर।
यहाँ पर एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में, जो कि क्लियोपेट्रा का पैलेस है, वहां पर ओपन होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम जो नेक्स्ट